क्या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हुए, मिलिट्री इम्पैक्ट की बात हो जाएगी, मिलिट्री इम्पैक्ट की बात हो जाएगी, और जुडिशियल इम्पैक्ट की बात भी हो जाएगी। सोशल कल्चरल इम्पैक्ट, ये सारी चीजें, ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। यानी आपके राजनीतिक प्रभाव, प्रभाव से क्वेश्चंस लगातार है, और हमें इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है और थोड़ा सा डिटेल से भी। प्रशासनिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सैन्य प्रभाव, सैन्य प्रभाव, और न्यायिक प्रभाव, न्यायिक प्रभाव, ये सारी बात है। सामाजिक प्रभाव, ये सब प्रभाव देखने हैं। लेकिन बच्चों इसके अलावा दो बातें समझनी पड़ेगी कि आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, British government introduced the Act of 1858, the Act of 1858, और इस एक्ट के अनुसार बच्चों दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण कही गई इस एक्ट में, या एक, या कह सकते हो आप, डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की जो डिक्लेरेशन आई, उसमें दो बात कही गई। पहले कहा गया कि जो ब्रिटिश रूल है, सॉरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, या सॉरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, उसे समाप्त कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। और एक और चीज समाप्त की गई, यहां पर घोषणा की गई, डिक्लेयर्ड किया गया कि द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर ऑल्सो abolished in India, also ended in India। दो घोषणाएं ये महत्वपूर्ण थी, दो शासन समाप्त हुए। ध्यान से देखेंगे, दो शासन समाप्त हो गए। एक कंपनी का रूल भी खत्म हो गया, और एक मुगल साम्राज्य का रूल भी खत्म हो गया। ये सही है नहीं है? मुगल साम्राज्य का रूल खत्म होने का मतलब है कि बहादुर शाह जफर जो है, लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, वाज डिपोर्टेड टू रंगून, यानी उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। और भारत में अब कोई भी, चाहे किसी भी रूप में है, अब मुगल शेष नहीं है, मुगल बचे ही नहीं हैं। तो मुगल पूरे तरीके से खत्म है, मुगल एम्पायर पूरे तरीके से खत्म है। अब से पहले ऐसा नहीं था। अब से पहले सिंबॉलिक रूप से हम ये मानते थे कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है, भले ही वो लाल किले में नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड कर दिया गया पूरे तरीके से, क्योंकि आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ द 1857, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर वाज कैप्चर्ड फ्रॉम द टोम्ब ऑफ हुमायूं बाय हडसन, कैप्टन हडसन। और जब उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कैप्टन हडसन ने, और उनके दो बेटों को गोली मार दी वहीं उन्हीं के सामने, तो फिर कहते हैं उन्हें डिपोर्ट किया गया। अब डिपोर्ट करना इनकी एक नीति का हिस्सा होता था। आपने देखा ही था, जैसे वाजिद अली शाह को कैलकटा डिपोर्ट कर दिया, है ना, मतलब अलग अलग स्थानों पर। इसका मतलब कहने का ये होता था कि उस क्षेत्र में जो लोग होंगे वो इनके पक्ष में बात करेंगे, या फिर इनको अपने प्रतिनिधि के रूप में मानेंगे, और वो विद्रोह की संभावना संभावना बन सकती है।
और विद्रोह की संभावना को रोकने के लिए तो हमने क्या क्या किया है, हमने बहुत कुछ किया है भाई। हमने इतनी सारी नीतियां लागू की है, कभी भी हमने कॉमन मास के जो रिवोल्ट है उससे बचने का प्रयास किया है। और कहीं भी हुए यदि रीजनल कुछ रिवोल्ट्स हुए भी है तो हमने उन्हें दबाया भी है समय के साथ। 1857 की क्रांति से पहले भी तो रीजनल रिवोल्ट्स हुए ही हैं, सन्यासी, पागलपंथी, कूका और दूसरे वहाबी, ये सारे हुए, तो हमने इन्हें अपने अपने तरीके से दबाया। तो दो चीजें तो ये हो गई। तीसरा, कंपनी के रूल की कंपनी के रूल को समाप्त करके कहा गया कि अब महारानी जो है क्या करेगी, महारानी शासन को संभालेगी, और महारानी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो होगा वायसराय इन इंडिया, यानी कि भारत में वायसराय होगा। लेकिन एक 15 मेंबर्स की जो काउंसिल है वो क्रिएट की जाएगी या अपॉइंट की जाएगी, और उसमें जो एक इंडियन सेक्रेटरी होगा वो भारत के सारे शासन को देखेगा, और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को क्या करेगा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। तो देखो बच्चों, ऐसे हायरकी देख सकते हैं। पहले तो आप क्वीन को देख सकते हैं, यानी कि महारानी हैं। उसके नीचे ब्रिटिश पीएम को देख सकते हैं, ब्रिटिश पीएम हैं। उसके नीचे हायरकी के हिसाब से देखें तो कौन है, इंडियन सेक्रेटरी है। कौन है बच्चों, इंडियन सेक्रेटरी हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आए तो वायसराय ऑफ इंडिया है, वायसराय ऑफ इंडिया है। वायसराय ऑफ इंडिया के भी नीचे आएंगे तो बच्चों संबंधित प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है वो है गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी कह ले, गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी कह ले बच्चों, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो बच्चों जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे आप कलेक्टर आदि के नाम से जानते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ले लो। तो ये पद सोपान है भारत में किसका, ब्रिटिशों के रूल करने का। पहले क्वीन है, क्वीन के नीचे कौन है, ब्रिटिश पीएम, यानी जो डीएम है वो गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे, गवर्नर वायसराय को रिपोर्ट करेंगे, वायसराय इंडियन सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश पीएम को रिपोर्ट करेंगे, और बाद में क्वीन। अल्टीमेटली क्वीन के नाम पर शासन किया जाएगा, अल्टीमेटली किसके नाम पर शासन किया जाएगा, क्वीन के नाम से शासन किया जाएगा। तो ऐसी हायरकी है। परिवर्तन के रूप में बच्चों कहते हैं, प्रशासनिक परिवर्तन के रूप में, जैसे कई कारणों से ये देखा गया कि विद्रोह वास्तव में हुआ क्यों है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 के रीजन्स को देखते हुए विद्रोह हुआ क्या है, क्यों है। तो विद्रोह के कई कारण देखे गए, जैसे बच्चों जो इकोनॉमिकल डिससेटिस्फेक्शन है वो है, इकोनॉमिकल डिससेटिस्फेक्शन है ज़्यादा। साथ में बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां भी थी, आपको पता ही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्योंकि ब्रिटिश क्वीन ने पहले से ही, अब ब्रिटिश एम्पायर की सोच पहले से ही थी, कंपनी की भी सोच ये थी कि भारतीय जो नेटिव रूलर्स है, इंडियन सॉरी नेटिव रूलर्स को क्या किया जाए, उनको बहुत अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित तो किया जाए, लेकिन उनके साथ ऐसा भी व्यवहार ना किया जाए कि वे भड़क जाए। लेकिन इस विरोध रिवोल्ट में आप क्या देखोगे, नेटिव रूलर्स भी भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। तो ये सोचने पर मजबूर हो गया ब्रिटिश रूल कि अब 90 साल यदि इसकी उम्र बढ़ानी है, यानी उन्हें तो पता नहीं था तब 90 साल बढ़ेगी या कितनी बढ़ेगी, यानी इसकी उम्र भारत में बढ़ानी है तो हमें कुछ काम तो करने पड़ेंगे विशेष। जैसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि नेटिव जो रूलर्स है उनके साथ हमें रेस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, उन्हें रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ेगा, और उनकी कुछ बातों को भी हमें मानना पड़ेगा। तो नेटिव रूलर्स के साथ बहुत अच्छे संबंधों पर बल दिया गया, डॉक्ट्रिनल लैप्स को हटा दिया गया, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पूरे तरीके से बैन कर दिया गया। कहा गया कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अब होगा ही नहीं भारत में, एक्सपेंशन करेंगे भी किसका, ये भी सोचने वाली बात थी, है ना, क्योंकि सारा एक्सपेंशन तो हो ही चुका। तो ये सारी चीजें कही गई। फिर अलग अलग मुद्दे उठाए महारानी ने, कि पहला मुद्दा तो ये है, दूसरा इकोनॉमिकल डिससेटिस्फेक्शन, तीसरी बात कार्ल मार्क्स की लेकर चलते हैं, देयर इज नो इंडस्ट्री, है ना, इन इंडिया ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1850, है ना। तो क्वीन सेड दैट कि आर्थिक विकास पर बल दिया जाए, कैसे आप फोकस करोगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट,
तो क्वीन ने कहा कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भारत में औद्योगिक इकाइयां यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनकी स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए। और ऐसा हमने देखा भी इन बॉम्बे कॉटन टेक्सटाइल, है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, इन बंगाल जूट टेक्सटाइल। तो ये सब टेक्सटाइल क्या कर दिए गए, बना दिए गए, भले ही छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन क्या हुआ, विकास, आर्थिक विकास भी शुरू हो गया। इसके अलावा बच्चों जो कम्युनिकेशन रिसोर्सेस है या यातायात के जो साधन है उस पर बल दिया गया, जैसे रेलवे का तेजी के साथ विस्तार शुरू कर दिया गया, टेलीग्राफ सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, प्लांटिंग सेवाएं, ये सेवाएं बढ़ा दी गई, है ना, शिपिंग कॉरपोरेशन, इसको बढ़ाया गया और भारतीयों को रोजगार से जोड़ा गया। इस तरीके से करके तो इकोनॉमिकल रूप से भी क्या संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम को थोड़ा लिबरल किया गया, टैक्सेशन को थोड़ा लिबरल किया गया। लेकिन लिबरल करने का मतलब ये नहीं था कि पूरे तरीके से माफ कर दिया जाए, बस लिबरल किया जाता था, थोड़ा बहुत उदारता की जाती थी। साथ में बच्चों और महारानी को लगा कि 3 एक्ट भी भारत में पास किए जाने चाहिए, ठीक है ना। तो एक द काउंसिल एक्ट 1861, यानी बच्चों अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया, जो कब लाया गया, 1861 में लाया गया, 1861 में लाया गया। एक लाया गया बच्चों एक्ट इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के साथ कितने कोर्ट की स्थापना की गई, 3 कोर्ट की स्थापना की गई। और ये 3 कोर्ट कैलकाटा में बच्चों, साथ में बॉम्बे में, और साथ में बच्चों मद्रास में स्थापित किए गए। ये सब देखो सुधार है बच्चों। और तीसरा है द सिविल सर्विसेज एक्ट। एग्जाम मैंने कल भी बताया था कि एग्जाम भारत में नहीं होंगे, बट भारतीय प्रवेश कर सकते हैं, भारतीय एंटर कर गए किसमें, सिविल सेवा में, इंडियंस को एंट्री मिल गई, या भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बड़े पद पर बैठाने बैठाने की जो ट्रेडिशन है, जो एक कार्य है वो शुरू हो गया, है ना। जजों को बच्चों, भारतीय लोगों को न्यायपालिका में भी बड़े स्थान दिए गए, है ना। जुडिशियल में भी, जुडिशियल जो चीज़ें थी या जुडिशरी जो थी उसमें भी बड़े स्थान दिए गए। ये सारे सुधार कर रहे हैं ब्रिटिश। तो इकोनॉमी में, इकोनॉमिक यदि सेक्टर में देखें तो सुधार है, एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो सुधार है। साथ में बच्चों एक बात और कही गई, सोशल रिलीजियस की बात करो, इंटरफेरेंस, रिलीजियस इंटरफेरेंस बंद किए गए। भारतीयों के परंपरागत मूल्यों में कहा गया कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना किया जाए। और बच्चों मिलिट्री कॉलेज में कल भी बताया था कि पील कमीशन और रॉयल कमीशन, 2 कमीशन इस्टेब्लिश किए गए, उनकी घोषणा की गई। अकॉर्डिंग टू पील कमीशन द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड इन आर्मी, एंड अकॉर्डिंग टू रॉयल कमीशन इंडियन आर्मी या रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी वर डिवाइडेड किस पर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट एंड अदर सिस्टम्स पर। तो ये जैसे जाट रेजिमेंट्स, गोरखा रेजिमेंट्स, सिख रेजिमेंट्स, ऐसे यहाँ से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी ब्रिटिशों के द्वारा शुरू की गई। ये सारी बातें हमें लिखनी है इम्पैक्ट में, ठीक है बच्चों, ये सारी बातें इम्पैक्ट में लिखनी है, ठीक। तो लिखते हैं इसे, ऐसा बना ली। हम्म हम्म। ये इसीलिए हम बोले क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है कि यदि किसी भी क्षेत्र में कोई विकास किया जाएगा, भले ही ब्रिटिश ने उपनिवेशवाद के तहत ही डेवलपमेंट किया, लेकिन वे अंततः भारतीय विकास के लिए क्या हो जाएगी, हेल्पफुल हो जाएगी। नहीं, हमारी वजह से नहीं किया ब्रिटिश ने, माना, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो देश तो हमारा ही था जहाँ कर रहे हैं क्रिएट, नहीं समझे भाई, कंट्री तो हमारे ही है, हम अछूते कैसे रह जाएंगे उस चीज से।
अब जैसे उन्होंने रिवोल्ट के सप्रेशन के लिए, अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई रिवोल्ट का जो सप्रेशन है वो तेजी से हो जाएगा। क्योंकि एक बात देखो, आप इसमें देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, ड्यूरिंग द 1757 टू 1857, है ना, वी सी द वेरियस अपराइजिंग्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लाइक बच्चों ढेरों नाम ले लो आप, ठीक है, चाहे वो ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करो, कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स भी है, चाहे वो फिर पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट की बात करो, है ना, डिपोज्ड रूलर्स की बात करो, डिपेंडेंट्स ऑफ डिपोज्ड रूलर्स की बात करो, किट्टूर चेन्नम्मा जानते हो, गडकरी, सामंतवादी, ये सब की बात करो, बहुत भारी संख्या में विरोध हुए। तो उन्हें ये लगा कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद यदि ऐसे विद्रोह फिर भी होंगे तो हम तेजी के साथ दो काम कर सकते हैं रेलवे से बच्चों। कितने काम कर सकते हैं? दो, मुख्य रूप से दो कामों के लिए रेलवे लाई गई थी। एक सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, यानी कि जो अपराइजिंग्स भारत में हो रहे हैं, अपराइजिंग्स को दबाना है, ठीक है। और दूसरा, जो रॉ मटेरियल है बच्चों, उसे पोर्ट तक लेकर आना है, ठीक है। यानी कि कच्चे माल को ट्रेडिंग के लिए, आपको ट्रेडिंग के लिए कच्चे माल को आंतरिक भागों से बाहर लेकर आना है, दो भागों के लिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसा ही हुआ था। कार्ल मार्क्स कहते हैं बच्चों बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये हम कैसे सोच सकते हैं कि किसी क्षेत्र में यदि आप डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं या इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ के सोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं बच्चों, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप उस देश के लोगों को लाभान्वित या प्रभावित किए बने बिना उसे करके ले जाएंगे? या ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लोग उससे प्रभावित होंगे नहीं? रेलवे चल तो भारत में ही रही थी, ऐसा कैसे कैसे कर सकते थे ब्रिटिश की भारत में इनके यूज को बंद कर दे? तो फिर फायदा ही क्या था? रेलवे उस समय यातायात के मामले में बच्चों एक क्रांति जैसा था कि नहीं था? कृषि में भी कृषि में भी कुछ रिफॉर्म्स लागू किए गए, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वी सी सम रिफॉर्म्स इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। जैसे कि बच्चों ब्रिटिशों ने ये कहना शुरू किया कि किसानों को ये देखो कि किसान किसी फसल के नष्ट होने के किसानों के क्या कारण रहे, क्या ड्राउट है, क्या फ्लड है, या फिर कौन से कारण है, और वहां पर लगान के रूप में क्या दी जाए, रियायत दी जाए। तो ये थोड़े से कारण मतलब अपनाए गए। लेकिन देखो तभी तो बच्चों कैपिटलिज्म का दौर आया ना भारत में। क्या आया? कैपिटलिज्म। कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का मतलब यहाँ पर है पूंजीवाद। और वो भी बच्चों कौन सा पूंजीवाद? वित्तीय पूंजीवाद, है ना। तो यहाँ पर अब पूंजीवाद का मतलब ये था कि वहां से जो चीजें है, वो जो वहां का जो निवेश है वो भारत में लगाया जाए। और जब निवेश लगेगा तो ठीक है, उन्हें तो ब्याज की गारंटी मिल गई, लेकिन निवेश का एक फायदा ये भी तो होता है बच्चों कि संबंधित जो क्षेत्र है उसका भी डेवलपमेंट होता है। निवेश का एक फायदा ये भी तो होता है ना। भले ही वो औपनिवेशिक शासन ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पहलुओं को तो वो खत्म नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट का फायदा भी हमें हुआ, कुछ रिफॉर्म्स देखे गए, है ना। जैसे बच्चों इरिगेशन के सेक्टर में ब्रिटिशों ने कुछ काम करने शुरू किए। साथ में बेटा हॉलैंड के नेतृत्व में औद्योगिक आयोग लेकर आए वो, है ना। तो उद्योगों के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति की, क्योंकि हमारे जो प्रमुख बच्चों विचारक थे, जैसे यदि हम बात करें यदि हम बात करें रानाडे जी की, रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे वाज द प्रोमिनेंट थिंकर ऑफ महाराष्ट्र, है ना, ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी, ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी। he was he was a ब्रिटिश ऑफिसर, या आप ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका में जज थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत में कई चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया। जैसे उनका ध्यान सबसे पहला इस बात पर गया कि औद्योगिक इकाइयों के निर्माण में हम कैसे सहायता दे सकते हैं, और औद्योगिक निर्माण का या औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कैसे भारत में डेवलपमेंट ला सकती है ना। रानाडे कहते भी है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप, यदि आप इंडस्ट्रियल
जो यूनिट्स है वो स्थापित नहीं करेंगे तो भारत का विकास संभव नहीं है। दो ही बातों पर जोर देते हैं, एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दो बातें कहते हैं वो। ठीक है। फिर आ गई दादा भाई नौरोजी मैदान में, वो बड़े स्तर पर बच्चों आलोचना करने लगे इनकी। ठीक है। तो बहुत सारे थिंकर्स निकल कर आए, है ना। फिर हम लोगों ने बहुत क्रांति की 1885 के बाद। तो बच्चों हमने इकोनॉमिक रूप से बहुत सारे उन्हें कह दिया कि 1892 के अधिनियम के दौरान तो बच्चों हमें बजट बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार मिल गया, है ना। हालांकि हम बजट पर क्वेश्चंस पूछ सकते थे, है ना बच्चों। हाँ ये बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस हम नहीं पूछ सकते थे, एक बार हमने पूछ लिया बस, दैट्स ऑल। अब वो उत्तर दे, कैसा उत्तर दे, इससे प्रभाव नहीं पड़ता। फिर से हम उठकर ये नहीं कह सकते नहीं ये तो तुम झूठ बोल रहे होते, तुमने किया ही नहीं। पर पहला क्वेश्चन तो हमारी तरफ से पूछा जाने लगा। ऐसे ही भारत में रिफॉर्म्स के काम हुए हैं। और जब कोई उपनिवेशिक शासन स्थापित हो जाए बच्चों, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत तेजी से रिफॉर्म्स हो जाए। हाँ, ब्रिटिश हमेशा घबराते भी रहे, डफरिन ने भी कहा, रिपन ने भी कहा, है ना। लिटन से जब पूछा गया कि तुम ऐसे ऐसे चीजें क्यों कर रहे हो भाई, ये जो तुम फालतू की चीजें कर रहे हो, यानी कि तुम जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध तुम लगा रहे हो, लिटन ने जो कहा। तो लिटन ने कहा कि हमारी सोच यह है कि भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ जो एक सामान्य लोगों का एक जो आक्रोश है वो ना बढ़ने दिया जाए। रिपन खुद कहते हैं बार बार कि सेना के सुधार पर बल दिया जाए। डफरिन बहुत चिंतित हो जाते हैं बच्चों 1886 में, जब कांग्रेस एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। होती है कि नहीं, कि उनके गवर्नर सॉरी उनके वायसराय है जो क्या है, बहुत ज़्यादा चिंतित है कि भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया फिर से शुरू ना हो जाए। उनके दिल में भी आतंक है बच्चों 1857 की क्रांति से। ये मत सोचना, क्योंकि बहुत हल्की क्रांति नहीं थी, बहुत स्ट्रोंग रिएक्शन था। तो लिखेंगे बच्चों इसको, है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर भी है बच्चों हमारे पास इसमें। ये तो समझा दिया राजनीतिक प्रभाव। ठीक है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट लिख लेंगे इसको। ऑनलाइन वाले बच्चे कैसे हैं, चलो फट से लिखो बेटा। After the suppression of the revolt of 1857, after the suppression of the revolt of 1857, British started some reforms in India. British started some reforms in India in the various sectors. In the various sectors, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात ब्रिटिशों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार प्रारंभ किए। लाइक जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सेक्टर, इकोनॉमिकल, जुडिशियरी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिलीजियस सेक्टर। जैसे राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सैन्य, न्यायिक, सैन्य और सामाजिक सुधार इत्यादि। या सामाजिक क्षेत्र में इत्यादि। ऑन 1 नवंबर 1858
एट द कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, एट द कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग डिक्लेयर्ड द डिक्लेरेशन, या रीड द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, रीड द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। 1 नवंबर 1858 में 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया। अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन, इस उद्घोषणा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन, इस उद्घोषणा के अनुसार, हाइफन देके नंबर 1, ब्रिटिशर्स डिक्लेयर द एंड ऑफ मुगल एम्पायर, ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, या फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिश ने भारत से मुगल साम्राज्य की समाप्ति की घोषणा की। हाँ, मुगल साम्राज्य की समाप्ति की घोषणा की। मुगल साम्राज्य क्यों? क्योंकि खत्म हो गया। नहीं समझे? कंपनी का भी साम्राज्य खत्म हुआ नहीं, दोनों ही हुआ। ठीक है, आधिकारिक रूप से क्या हुआ? दोनों ही हुआ। लिखिए नंबर 2, नंबर 2, ऑल्सो डिक्लेयर्ड, हाँ, इन दिस डिक्लेरेशन ऑल्सो डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, और इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी समाप्त कर दिया। इट कैन बी सेड दैट, इट कैन बी सेड दैट द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, it can be said that the control of British rule in India was transferred from company to British crown, from company to British crown। ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, ऐसा भी कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर महारानी को सौंप दिया गया, महारानी को सौंप दिया गया। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, भारत में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कंपनी के हाथों से या कंपनी से महारानी को स्थानांतरित कर दिया गया। कंपनी का शासन, सॉरी, ब्रिटिश शासन कंपनी के हाथों से छीनकर महारानी को सौंप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नेक्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अबोलिश्ड, राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर दिया गया, राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर दिया गया। इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू, इन इंडिया कोमा करके, अकॉर्डिंग टू
द एक्ट ऑफ 1858, द, या ऐसे लिखो, लॉर्ड गवर्नर जनरल, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसराय ऑफ इंडिया। 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश क्वीन 1858 के अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यानी जो पद है उसे वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश क्वीन established a council of 15 members in Britain. British Queen established a council of 15 members in Britain. ब्रिटिश महारानी ने ब्रिटेन में एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया। द सेक्रेटरी ऑफ दिस काउंसिल, तेज हो गया क्या, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया। महारानी ने 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया। अच्छा, धीरे धीरे बोलते, ठीक है, ठीक है। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। लिखिए, सेक्रेटरी ऑफ दिस काउंसिल was known as इंडियन सेक्रेटरी। इस परिषद के सचिव को भारतीय सचिव कहा गया। इस परिषद के सचिव को भारतीय सचिव कहा गया। तो बच्चों अब, और हाँ, एक फाइनेंशियल पावर, ध्यान देना, फाइनेंशियल पावर जो है वो इंडियन सेक्रेटरी को थी, ना कि वायसराय ऑफ इंडिया को। जो फाइनेंशियल पावर है बच्चों, वायसराय ऑफ इंडिया को द एक्ट ऑफ 1935 के अनुसार मिली। द एक्ट ऑफ 1935 के अनुसार मिली, ठीक है, इसके पहले मिली नहीं। तो फाइनेंशियल पावर्स भी किसके अंडर में हैं? सब सेक्रेटरी के अंडर में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश प्रॉमिस टू नेटिव रूलर्स टू रेस्पेक्ट। हाँ, उसी में बेटा, सब पॉलिटिकल इंपैक्ट में है। हाँ, वही है। ब्रिटिश प्रॉमिस टू नेटिव रूलर्स टू रेस्पेक्ट देयर राइट्स, पोजीशन एंड डिग्निटी। ब्रिटिशों ने देशी शासकों को उनके अधिकारों, पद और गरिमा के सम्मान का वायदा किया। यानी कहा गया कि हम तुम्हारे पद और सम्मान की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, तो हम तुम्हें ये देंगे। तो ये सब बच्चों प्रशासनिक। अच्छा, एक पॉइंट और लिखो, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, द एक्सपेंशन, लास्ट लिखो, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज बैंड इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार
प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो बच्चों द एक्ट ऑफ 1858 वाज पास्ड, ये हो गया। एक प्रावधान किया गया भारतीय परिषद का, ये हो गया। भारत का प्रशासन वायसराय के माध्यम से देखा गया। द एक्ट, 3 एक्ट्स वर पास्ड, तीन जो एक्ट थे वो पारित किए गए, जिसमें से पहला एक्ट था द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, द इंडियन काउंसिल एक्ट, द सिविल सर्विसेज एक्ट, ये किया गया। ब्रिटिश डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज द आर्मी, ब्रिटिश ने आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया। 2 कमीशंस वर इस्टेब्लिश, ये सैन्य प्रभाव है, ठीक है। तो प्रशासनिक प्रभाव वहीं साथ साथ लिख लेंगे, प्रशासनिक प्रभाव में वहीं साथ साथ ऐड कर लेंगे। लिखिए, ब्रिटिश पास्ट 3 एक्ट्स, ब्रिटिशों के द्वारा 3 अधिनियम, हैंग हो गया, हैक कर लिया कोई, अच्छा। ब्रिटिशों के द्वारा 3 अधिनियम पारित किए गए, हाइफन देके। नंबर 1 इंडियन काउंसिल एक्ट, हाँ उसी में अगला पॉइंट, मतलब अगला पॉइंट बना लो, इंडियन काउंसिल एक्ट। प्रशासनिक प्रभाव में अलग से लिख सकते हो, इसी से जोड़कर लिख सकते हो। ये देखो यहां पे लिखवाया हुआ है मैंने, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के सामने करके लिखोगे बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, 3 हाई कोर्ट्स, according to this act 3 high courts were established, were set up, were founded. First Calcutta High Court, second Bombay High Court, and third Madras High Court, Madras High Court। ये चीजें हैं बच्चों। तो कुल मिलाकर लो, द काउंसिल एक्ट 1861, द हाई कोर्ट एक्ट, अच्छा अच्छा, लिखो बेटा लिखो। और 1861 में ब्रिटिशों के द्वारा 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना, ब्रिटिशों के द्वारा 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। नंबर 1 कैलकटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, नंबर 2, नंबर 3 मद्रास हाई कोर्ट। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश अपॉइंटेड, ब्रिटिश अपॉइंटेड British appointed Indians on the higher ranks, British appointed Indians on the higher ranks in administration and judiciary, in administration and judiciary। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने भारतीयों को प्रशासनिक और न्यायिक, प्रशासनिक और न्यायिक ऊंचे पद देने शुरू कर दिए, ऊंचे पद देने शुरू कर दिए। अकॉर्डिंग टू द सिविल सर्विसेज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन कैन बी पार्टिसिपेट इन द एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज,
इन द एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज, in the exam of civil services which was held in England, which was held in England। 1861 के सिविल सेवा अधिनियम से, 1861 के सिविल सेवा अधिनियम से ब्रिटिशों को भी, भारतीयों को भी सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मिल गई। जिसकी परीक्षा, हाँ, भाग लेने की अनुमति मिल गई, भाग लेने की अनुमति मिल गई, जिसकी परीक्षा ब्रिटेन में आयोजित या इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी। ये हो गया बच्चों, बहुत बाद में तो भारत में आयोजित होने लगी। ये भी एक मॉडरेट्स का अचीवमेंट है। उन्होंने भारत में लोक सेवा आयोग का गठन करवाया, याद है तुम्हें? ये पढ़ेंगे जब हम कांग्रेस के प्रारंभिक अचीवमेंट्स पढ़ेंगे बच्चों, मॉडरेट्स, अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स इन इंडिया, तब हम इसे देखेंगे कि ये भी उनका एक अचीवमेंट था कि सिविल सेवा का जो एग्जाम कंडक्ट होता था वो इंग्लैंड के साथ भारत में भी कंडक्ट कराने लगे वो। ये भी एक सुधार था। ये प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार ये हो सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अब लिखेंगे मिलिट्री जो प्रभाव है बच्चों, या सैन्य प्रभाव, ये है बच्चों, देखो ये सब है सैन्य प्रभाव बेटा, मिलिट्री इंपैक्ट। सैन्य प्रभाव क्या हुआ बच्चों, ठीक है, मिलिट्री इंपैक्ट क्या हुआ। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, मिलिट्री इंपैक्ट में बेटा सब समझा चुके हैं, है ना? हाँ, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 Britishers decided to reorganize, Britishers decided to reorganize the Indian Army। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने भारत में सेना के पुनर्गठन पर, या सेना के पुनर्गठन का निर्णय लिया, पुनर्गठन का निर्णय लिया मेरे प्यारे बच्चों, कि पुनर्गठन करेंगे ताकि आगे ऐसे रिवोल्ट्स हम फेस ना कर पाए, इसलिए करेंगे, नहीं तो फिर रिवोल्ट्स होंगे बार बार। और रिवोल्ट्स हुए क्यों, तो उसकी तह में जाओ तो उसके लिए सैन्य कारण एक बड़ा कारण है ना? क्योंकि यदि मिलिट्री कॉज नहीं होता, मिलिट्री ने तो सबसे ज्यादा भूमिका निभाई, जगह जगह रिवोल्ट कहां से शुरू हुए, मिलिट्री से हुए। अभी देखो कुंवर सिंह को पढ़ने जा रहे हैं, कुंवर सिंह का भी बच्चों रोहिणी गांव में जो देवघर झारखंड में पड़ता है, सबसे पहली घटना 12 जून 1857 को वहीं से शुरू हुई, है ना बच्चों? वहां पर कारतूसों के प्रयोग से 32वीं रेजिमेंट ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और बच्चों नॉर्मन लेस्ली, जैसे इन्होंने जनरल बाग और जनरल ह्यूसन को उड़ाया था, वहां नॉर्मन लेस्ली को मारा गया। जो ब्रिटिश हत्या चढ़ जाता, जब क्रोध में होगी जनता, जो हत्या चढ़ जाएगा उसका काम तमाम। तभी तो देखना कोई भी नेता नहीं जाएगा आंदोलनों में, देखा कभी? और जाएगा तो पहले प्रबंध होगा बच्चों की, बातचीत करेंगे, है ना? एक बार क्या हुआ, रामलीला ग्राउंड में पहले अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, और बच्चों वो बढ़िया सक्सेस हो गया। ये सक्सेस होने का प्रभाव ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में रात्रिकालीन तक भी, कहते हैं, सेशन चलता रहा, बहस चलती रही लोकपाल के मुद्दे पर, है ना? जो लोकपाल का पद था उस पर, वो आया नहीं आया ये बात अलग है, लेकिन संसद हड़क तो गई। और बकायदा अन्ना हजारे जी से आंदोलन इतना बड़ा हो गया था, बड़े जो बच्चों यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, बड़े बड़े नेता मिलने पहुंचे थे, प्रणब मुखर्जी हो, कपिल सिब्बल हो, ये बड़े बड़े नेता।
अब इससे जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए बाबा रामदेव जी। अब बाबा रामदेव जी बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा अन्ना हजारे जी तो भाई फिर भी बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं, मैं तो योग करता हूं, वहीं लोगों को योग भी सिखाऊंगा, आमरण अनशन भी करूंगा। ठीक है। और जो है वे ऐसी ऐसी चीजें लेकर पहुंच गए, ऐसी ऐसी डिमांड लेकर पहुंच गए जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल लग ही नहीं रही थी कि वे पूरी हो भी जाएंगी, है ना। जैसे बच्चों वो करेंसी को लेकर भी मुद्दे उठाने लगे और आमूल चूल परिवर्तन की बात करने लगे पूरे संरचना में। अब इतनी जल्दी थोड़े ना आमूल चूल परिवर्तन होते हैं। अब जगह जगह से उन्होंने जो योग करने वाले थे वही बुलाए थे आंदोलन के लिए, बाबा रामदेव जी के साथ वही गए थे। तो अब बैठ गए आंदोलन पे। तो अब बाबा रामदेव जी बच्चों अन्न वन तो ग्रहण करते नहीं है। और सत्याग्रह की एक विशेषता है, ध्यान रखना एक बात को, जैसे जो सत्याग्रह होता है ना बच्चों, गांधी जी को देखना कभी भी 21-21 दिन के आंदोलन कर लेते हैं। और वे इतने समझदार भी है बच्चों, 21 डेज में पहुंच गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वे इतने समझदार भी है कि जान भी जाते हैं कि कोई मनाने आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए वे, यदि उन्हें लगता है कि कोई मनाने आएगा ही नहीं, तो वे काम भी कर लेते हैं, है ना, यानी खा पी भी लेते थे। साथ में बच्चों वे कुछ ऐसे लोग भी अपने साथ रखते थे कि जो फिर दूसरे साधनों का प्रयोग करके समझौता करवा देते थे या किसी को मनाने पहुंचवा देते थे। ये भी तो देखना पड़ेगा ना। दूसरा, आप इससे, ये तो बात मजाक की हुई, इससे आप गांधी जी की कैपेसिटी जो थी सत्याग्रह करने की, आमरण अनशन करने की, वो बहुत ज्यादा थी बच्चों। 21 दिन उथल जाते हैं लोग। अच्छा, अब ये अभ्यास में आया था क्योंकि गांधी जी तो पहले तो बात खाते ही बहुत कम थे। अच्छा, दूसरी बात गांधी जी पहले 1 दिन का सत्याग्रह, 2 दिन का, 5 दिन का, ब्रिटिश शासन में तो उन्होंने जमकर अभ्यास किया था। कुछ अभ्यास तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही करके आ गए थे। हाँ सच में बच्चों। और ब्रिटिशों ने भरपूर भरपूर मौका दिया था उन्हें अभ्यास करने का, कि देखो भाई पहले तुम 1 दिन का करो, फिर 5 दिन का करो, फिर 7 दिन में मनाएंगे, फिर 11 दिन में, धीरे धीरे उन्होंने 21 दिन तक ले गए वो इसको। एक बार तो 21 दिन तक ले गए वो। अन्ना हजारे का आंदोलन कई दिन पर चला गया था, आपने देखा होगा, शायद 13-14 दिन पर चला गया था, है ना। हाँ। अब सोच के देखो इतना बड़ा आमरण। अब बाबा रामदेव जी बैठे, तीसरे दिन बेहाल, उठ ही नहीं रहे बाबा जी। सुबह सुबह जो है लोग पहुंच गए, भाई योगा करवाएंगे बाबा जी आज, आज बाबा जी उठ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो उन्हें सत्याग्रह की जो टेक्निक्स थी बच्चों, वो उन्हें पता थोड़ी ना थी, बस वो तो जाके बैठ गए। ठीक है, और कि हाँ हम भी सत्या करेंगे, उन्होंने सोचा भूखे पेट। और एक और काम कर रहे हैं देखो, वो भयंकर रूप से वो जो पेट को गुंबद की तरह घुमाते हैं ना, उसमें भी कंटिन्यू लगे पड़े हैं, वो उसको भी घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। अब उससे क्या होता है बच्चों, एनर्जी का तो लॉस होगा ना। और बाबा जी धड़ाम। अब बाबा जी धड़ाम तो सरकार भी जान गई कि बाबा में दम नहीं है। अब सरकार ने रात में, पहले तो सरकार ने बात करने का प्रयास किया, बाबा जी में ऐंठ बहुत। तो सरकार ने क्या किया, बाबा जी के खिलाफ शाम को बच्चों एक विशेष यूनिट को उतारा। ठीक है। और बाबा जी को सत्याग्रह छोड़कर सूट सलवार पहनकर भागना पड़ा। तो ये स्थिति हो गई बाबा जी की। और बाबा जी पता चला रुक नहीं रहे कहीं भी, हरिद्वार जाकर रुके सीधे, क्योंकि वही उनका केंद्र है। हरिद्वार जाकर रोकर सारी बातें प्रेस को बताई कि कैसे कैसे सूट सलवार जो है उपलब्ध करवाया गया, कैसे पहना गया, फिर कैसे भागा गया, ताकि कोई बाबा को पहचान ना ले। बाल तो बाबा के बड़े थे ही, है ना। तो अच्छा, योग के माध्यम से, योग के माध्यम से कुछ भी कहिए, लेकिन शरीर में भी लचीलापन आ ही गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा। लचीलापन तो था ही, चाल में जैसे खनक हो जाती है वो था ही। तो तो बाबा का धाराशाही हो गया। लेकिन किसी भी सूरत में आंदोलन में देखना, कोई भी व्यक्ति पहुंचा है क्या, कोई भी नेता पहुंचा, बस बात करने गए और आ गए। नेता आंदोलन में नहीं पहुंचते, क्योंकि पब्लिक बच्चों कभी भी भड़क सकती है। पब्लिक भड़क सकती है कभी भी। और जब पब्लिक भड़क जाएगी तो फिर आप खैर मत समझना, है ना।
तो इसलिए ये हो सकता है कि, तो इसलिए देखना कभी भी आंदोलन में कोई नेता जाता ही नहीं है, ये अच्छी बात भी है। बीपीएससी वालों में नेता कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं। पप्पू पप्पू यादव जी की बात ऐसी है कि भारतवर्ष का कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें वो नहीं पहुंचते। लेकिन उनकी एक तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि 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 जब हमने यूपीएससी का आंदोलन किया था बच्चों, यूपीएससी का आंदोलन हुआ था 2013 में सीसेट हटवाने के लिए, तो भाई पप्पू यादव जी थे वहां भी, ये बात अच्छी थी। पप्पू यादव जी बेचारे पहुंच जाते हैं, है ना? तो हाँ, हाँ पहुंच, वो तो इसलिए पहुंच गए क्योंकि विपक्ष के व्यक्ति हैं, है ना? तो ये बात है, लिखो बच्चों सैन्य प्रभाव। लेकिन बीपीएससी भी अलग ही तरीके से सोच रही है चीजों को। अब देखो, कल उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया और बता दिया संभावित परीक्षा अप्रैल में ले लेंगे, है ना? और मान के चलना बच्चों, है ना, जैसे आयोग सोच रहा है कि अप्रैल में ले लें। लिखे बेटा, टू कमीशंस टू कमीशंस वर इस्टेब्लिश्ड, अरे रिपीट नहीं करेंगे, टू कमीशंस वर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में दो सैन्य आयोगों का गठन किया गया। टू मिलिट्री कमीशंस वर इस्टेब्लिश्ड, दो सैन्य आयोगों का गठन किया गया, सैन्य आयोगों का गठन किया। नंबर एक, पील कमीशन, नंबर वन बच्चों पील कमीशन। लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन द नंबर्स ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स, द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड इन आर्मी। इसके अनुसार सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या, इसके अनुसार सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। लिखिए नंबर दो, रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशंस। अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन आर्मी वर डिवाइडेड, regiments were divided on the basis of religion and caste। इसके अनुसार सेना को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, इसके अनुसार सेना को धर्म और जाति के अनुसार, धर्म और जाति के आधार पर बांट दिया गया। एंड सम रेजिमेंट्स वर डेवलप्ड, और कुछ रेजिमेंट्स बनाई गई, लाइक जाट रेजिमेंट्स, सिख रेजिमेंट्स, जाट रेजिमेंट्स, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट्स, गोरखा रेजिमेंट्स, इट से ये रेजिमेंट्स बच्चों बनाई गई। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स इंप्रूव द फैसिलिटीज, ब्रिटिशर्स इंप्रूव सम फैसिलिटीज फॉर सोल्जर्स, ब्रिटिशों ने सिपाहियों के लिए कुछ सैन्य सुविधाएं भी बढ़ाई।
कुछ सैन्य सुविधाएं भी इम्प्रूव कर दी, जैसे बच्चों भोजन का स्तर, जैसे सैलरी का स्तर कुछ बढ़ाया गया, जैसे अब भारतीयों को भी बच्चों ऊंचे पद देने की बात की जाने लगी। ये सैन्य सुधार थे, ये अपना आप में सैन्य सुधार थे, है ना। सैन्य सुविधाएं भी बढ़ाई गई, सैन्य सुविधाएं भी बढ़ाई गई, सैन्य सुविधाएं भी बढ़ाई गई। पूरा लाइन बेटा। ब्रिटिश ने भारत में सिपाहियों के लिए कुछ सैन्य सुविधाएं भी बढ़ाई। अब बेटा इसमें देखो सैन्य प्रभाव के बाद हम देखेंगे जुडिशियल इंपैक्ट। क्या देखेंगे? जुडिशियल इंपैक्ट। वी सी जुडिशियल चेंजेज ऑल्सो इन इंडिया, यानी कि भारत में हम न्यायिक परिवर्तन भी देखते हैं, चेंजेज इन इंडिया। अब बच्चों हम न्यायिक परिवर्तन भी देखते हैं। न्यायिक परिवर्तन में क्या देखा? भारतीय दंड संहिता की शुरुआत, इंडियन पेनल कोड। इसका मतलब है आज भी आईपीसी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ, चेंज है ना, अब खत्म हो गया, यानी कि चलती रही थी अब तक। आईपीसी जो है ये यहां पर क्रिएट की गई, तो ये दो सुधार, और साथ में इंडियन हाई कोर्ट बच्चों, तीन उच्च न्यायालय। देखो यहाँ पे तीन उच्च न्यायालय का क्या किया गया? बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास की स्थापना, और भारतीयों को न्यायपालिका में क्या दिए गए? ऊंचे पद। ये न्यायिक प्रभाव में लिखो, लिखो फटाफट एक पहला पॉइंट। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, after the revolt of 1857, we see the judicial changes in India। 1857 की क्रांति के बाद हम भारत में कुछ न्यायिक परिवर्तन भी देखते हैं, कुछ न्यायिक परिवर्तन भी देखते हैं। हाइफन देके नंबर 1, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इंडियन पेनल कोड। ब्रिटिश ने भारत में भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की। थ्री हाई कोर्ट्स, नंबर 2, थ्री हाई कोर्ट्स वर ऑल्सो सेटअप। थ्री हाई कोर्ट्स वर ऑल्सो सेटअप। तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना भी की गई। तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट, तीनों उच्च न्यायालयों के नाम लिख लो, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। लिखो नेक्स्ट। इंडियंस वर अपॉइंटेड ऑन द हायर रैंक्स। मतलब अभी तक इल्बर्ट बिल विवाद में बेटा थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी तो इससे रिलेटेड है कि भारतीय और यूरोपियों का मुकदमा भारतीय नहीं सुनेंगे, भारतीयों का भारतीय सुनेंगे, यूरोपियों का नहीं सुनेंगे। मुद्दा ये था, यूरोपीय भड़के थे ना इल्बर्ट में, तो यूरोपियंस भड़क गए थे कि भाई हम तो जातीय रूप से इतने श्रेष्ठ हैं, है ना, और हमारा मुकदमा भारतीय काले लोग कैसे सुनेंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। देखो, तो भारतीयों को ऊंचे पद दिए गए। लिखो, भारतीयों को न्यायपालिका में ऊंचे पद दिए गए। और बच्चों लास्ट लिखो, इकोनॉमिकल इंपैक्ट। इकोनॉमिकल इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट। अब देखो बेटा, इकोनॉमिकल इंपैक्ट की बात सुनाते हैं आपको कि क्या क्या हुआ। जैसे बच्चों यहाँ पर थर्ड फेज वाज स्टार्टेड, थर्ड फेज वाज स्टार्टेड, समझ गए?
फाइनेंशियल कैपिटलिज्म वाज स्टार्टेड, है ना। और इसका मूल भाव ये था कि भारत में क्या किया जाए, निवेश किया जाए, एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिकेशन रिसोर्सेज लाइक रेलवे, टेलीग्राफ, ठीक है, फाउंडेशन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ठीक है, जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन, प्लांटिंग, है ना, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये सब शुरू के, इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड, उद्योगों का विकास हुआ, ये सारी चीजें, ये तीन चार चीजें बच्चों लिख लेंगे। लिखिए, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, इकोनॉमिकल इंपैक्ट में बेटा, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के पश्चात, थर्ड फेज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, थर्ड फेज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी वाज स्टार्टेड, थर्ड फेज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी वाज स्टार्टेड। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भारत में, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भारत में तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। दिस फेज was based on financial capitalism। वास्तव में यह चरण वित्तीय पूंजीवाद पर आधारित था। वास्तव में यह चरण वित्तीय पूंजीवाद पर आधारित था। इन दिस फेज ब्रिटिशर्स वर द इन्वेस्टर्स इन इंडिया। इस चरण में ब्रिटिश भारत में निवेशक की भूमिका में आए। निवेशक की भूमिका में आए एंड दे स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, and they started industrialization in India in various sectors। और उन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिकरण प्रारंभ कर दिया। लाइक दैट कॉटन टेक्सटाइल मिल was established in Bombay and jute mill was established in Bengal। जैसे सूती वस्त्र उद्योग बंबई में, जैसे सूती वस्त्र उद्योग बंबई में और जूट उद्योग बंगाल में स्थापित किए गए। ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड द डेवलपमेंट British also started the development projects in various sectors। ब्रिटिशों ने अन्य क्षेत्रों में भी, ब्रिटिशों ने अन्य क्षेत्रों में भी विकास योजनाएं शुरू की। फॉर एग्जाम्पल शिपिंग कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, ग्रोथ ऑफ रेलवेज या डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, बैंकिंग सिस्टम,
बैंकिंग सिस्टम, शिपिंग कॉरपोरेशन, बैंकिंग सिस्टम, शिपिंग कॉरपोरेशन, बोल दिया। प्लांटिंग, प्लांटिंग इटीसी, जैसे जैसे रेलवे का विकास, जहाज रानी उद्योगों का विकास, जैसे रेलवे का विकास, जहाज रानी उद्योगों का विकास, बैंकिंग व्यवस्था का विकास, बैंकिंग व्यवस्था का विकास इत्यादि। यानी कि ये डेवलपमेंट के काम भी बच्चों क्या हुए, स्टार्ट हुए भारत में। यस और नो? तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर शुरू हो गई। ये है इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लिखो फटाक से, सोशल रिलीजियस इम्पैक्ट, सोशल रिलीजियस इम्पैक्ट, सोशल रिलीजियस इम्पैक्ट। अच्छा बच्चों, यहां पर दो थ्योरी बहुत अलग तरीके की आई। एक तो उन्होंने ये कहा कि अब से बाद में उन्होंने ऐसी नीति अपनाई कि हम और ज्यादा नस्लीय बनने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम बार बार ब्रिटिशों को ये दिखाएंगे, देखो हम जो है जातीय रूप से तुमसे श्रेष्ठ है, हम रेशियल सुप्रीमेसी की अवधारणा से ग्रस्त भी है, साथ में हम बार बार ये बताएंगे कि क्यों हम ऊंचे पदों पर रहे, क्यों हम हमें तुम हमारे शासन को स्वीकार करो। गजब की बात तो यह है कि ब्रिटिशों के दिमाग से कभी बच्चों ये बात निकल ही नहीं पाई कि वे रेशियल रूप से हमसे श्रेष्ठ नहीं हैं, बल्कि वे तो इस समय दुनिया में जहां भी थे बच्चों, वो रेशियल रूप से अपने आप को सुप्रीम मान नहीं रहे थे। अफ्रीका में भी तो यही मुद्दा मुख्य था। जब जब भारतीय और अफ्रीकन जो बच्चों थे, तो उनके साथ में तो भेदभाव किया जाता था। अब भारत की तो बात छोड़ दो, वहां तो और भी ज्यादा मुख्य, वहां 9 बजे के बाद, गांधी जी कहते हैं बच्चों कि 9 बजे के बाद भारतीयों को बाहर निकलने की अनुमति ही नहीं होती थी, और वे घूम नहीं सकते थे फुटपाथ पर, क्योंकि उस समय जो जो ब्रिटिश या फिर यूरोपियंस थे वो घूमते थे या वो निकलते थे। और एक थ्योरी को बच्चों और शुरू उन्होंने कर दिया, ये बड़ी अजीब सी थ्योरी थी, व्हाइट मैंस बर्डन। यानी कि जो गोरे आदमी है उसके कंधों पर बहुत बोझ है, इस चीज का बोझ है कि तुम्हें शिक्षित करे, किसे, भारतीयों को शिक्षित करे। तो हमारे कंधों पर ये बोझ है, वो बार बार ये बताना चाहते थे कि तुम्हें शिक्षित हम कैसे करें। ठीक है। और इन्हीं बातों के तहत बच्चों उन्होंने एजुकेशनल पॉलिसीज और दूसरी पॉलिसीज लागू की। जैसे भारत में बच्चों उन्होंने बहुत सारे एक्ट पारित किए, तो ये बात भूलने की कोशिश कभी मत करना कि इनमें भारतीयों का हाथ नहीं था, क्योंकि बच्चों भारतीय जान गए थे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बातें। और जब उनकी शिक्षा में ये बात ठीक है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात थी उनकी शिक्षा में, लॉजिक्स की बात थी बच्चों उनकी शिक्षा में, रेशनलिज्म था उनकी शिक्षा में, मानते हैं साइंस था बच्चों उनकी शिक्षा में। ठीक है। और रिलीजियन चीजों को, रिलीजियस चीजों को उन्होंने दूर किया था। इसका कारण भी है क्योंकि उन्होंने बच्चों 15th सेंचुरी में ही वो रेनेसा के दौर से गुजर गए थे। किसके दौर से गुजर गए थे? रेनेसा के दौर से गुजर गए थे। तो ये सब चीजें डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साइंस, लॉजिक्स, है ना बच्चों, लॉजिक्स, रेशनलिज्म, ये सब चीजों से वो गुजर चुके थे। तो जब इंडिया में एजुकेशन स्टार्ट हुई, ध्यान से सुनिए, जब इंडिया में ये सब स्टार्ट किया उन्होंने, तो भारतीयों के पास भी ऐसी एजुकेशन आ गई, ऐसी एजुकेशन आ गई बच्चों, जिससे कि जिससे कि उनके पास भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का उन्हें पता चल गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पता चल गया, रेशनलिज्म का पता चल गया, लॉजिक्स का पता चल गया, ह्यूमनिज्म का पता चल गया, ह्यूमनिज्म का पता चल गया बच्चों, मानववाद का पता चल गया। और जब ये सारी चीजों का पता चला तो वो ब्रिटिश से पूछने लगे, हायर एजुकेटेड लोग ब्रिटिश से पूछने लगे। हायर एजुकेटेड लोगों ने दो काम किए। उन्होंने कहा देखो भाई, ब्रिटिश का सीधे सीधे विरोध नहीं करेंगे, सीधे सीधे नहीं करेंगे। ब्रिटिश कहते हैं व्हाइट मैंस बर्डन, हमारे कंधों पर बोझ है, तुम्हें कैसे शिक्षित करे। ठीक है। और तुम्हारा अतीत तो बिल्कुल दकियानूसी है, तुम्हारे अतीत में कोई दम
नहीं है। ना तुम्हें डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पता है, ना तुम्हें मोनार्की का पता है, ठीक है, ना तुमने कभी रिपब्लिकन चीजों को जिया है, ठीक है, और ना तुम्हारी कल्चर में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम सीखे, जिससे हम सीखे, कोई कल्चर में ऐसी बात नहीं है। तो तुम्हारे ऊपर तो शासन, तुम तो गर्व करो, गर्व हम पर कि हम तुम पर शासन कर रहे हैं, तुम्हें चुना हमने कि हम शासन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब कहते थे। अब देखो ध्यान से सुनो, अब भारतीयों के पास में बच्चों, भारतीयों के पास दो काम थे। पहले तो हायर एजुकेशन ले ले, ठीक है, और भारत के अतीत को जाकर खंगाले और उसके गौरवमयी पक्षों को लेकर लोगों के सामने रखो। स्वामी विवेकानंद बच्चों क्या कहते हैं कि जब उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया तो उन्होंने तीन चीजें देखी। उन्होंने देखा अशिक्षा बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, और हताशा और निराशा बहुत ज्यादा है। नो होप फॉर फ्यूचर, भविष्य के प्रति कोई उम्मीद नहीं। जब आप भविष्य के प्रति कोई भी उम्मीद छोड़ देते हो ना बच्चों, तो फिर आप जीवंत नहीं हो, ये समाज मर गया, इसका मतलब यही तो मतलब होता है। भाई जब हमारा काम, हमारा पढ़ाई का मन ना करे, हमारा काम करने का मन ना करे, हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग ना कर पाए, हम सोच ना पाए, हम अपने विकास के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में नहीं सोच पाए, तो इसका मतलब ये दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। या तो हमें डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, मामला गड़बड़ा गया है ना। भाई यही तो कारण है। सच में ये डिप्रेशन के लक्षण भी होते हैं कई बार और पहचान नहीं पाते लोग, क्योंकि लोगों में दम्भ भी तो है। हम भारतीय, हम कहते हैं हम और मानसिक रूप से पागल, ऐसा कैसे हो जाएगा, हम पागल तो है ही, हो ही नहीं सकते। अरे भाई वो एक बीमारी है और उससे कोई भी ग्रसित हो सकता है। तो दो चीजें बच्चों, एक तो आप जो है अपने पास्ट को खंगालो और गौरवमयी पक्षों को लोगों के सामने रख दो, ध्यान से सुन लो भाई। और दूसरा काम आप क्या करो बच्चों, दूसरा काम आप ये करो कि जो आपके समाज में बुराइयां हैं आप उनको मिटाओ, ठीक है। और तीसरा, ब्रिटिश से धीरे धीरे अधिकार मांगना शुरू करो, ठीक है। तो बच्चों पास्ट को खंगालने निकल गए बहुत सारे बौद्धिक लोग, जिसमें दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, है ना, ऐसे रानाड़े, ये सब लोग निकल पड़े और उन्होंने अतीत के गौरवमयी पक्षों को निकालकर सामने रखा। उपनिषद राजा राम मोहन रॉय ने अनुवाद किया बच्चों, और वेदों का अनुवाद किया दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने तो कमाल कर दिया बच्चों, वे भारत के अतीत में जाकर वेदांत दर्शन को नए रूप में लेकर आए और उन्होंने कहा देखो वेदांत दर्शन कैसे सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो ये सब काम करने में भारतीय लग गए और अपने गौरवमयी पक्षों को हमने उनके सामने रखा और हमने रिफॉर्म्स भी करने शुरू किए। तो जब जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर ने विडोरी मैरिज एक्ट, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को बच्चों बैन करवा दिया, तो ये सब काम भी, ज्योतिबा फूले, बहुत बहुत भारी संख्या में समाज सुधारक है जिन्होंने बच्चों ये काम किए। केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट बच्चों, अब नेटिव मैरिज एक्ट की खास बात क्या है, अंतरजातीय विवाह को अनुमति दे दी गई। ये भारत में क्रांति से कम थोड़ी ना था। अंतरजातीय विवाह तो आज भी बच्चों कुछ क्षेत्रों में आज भी नहीं है, उसकी अनुमति नहीं दी जाती है कि नहीं। बट अब तो, क्योंकि बच्चों पढ़ लिख करके बच्चे अपने भविष्य का खुद फैसला करते हैं, तो ये बात अलग है, लेकिन जो है ये चीजें देखी गई। अब अब ध्यान से सुनो, और ये तो आप जानते ही हो बच्चों कि स्वामी दयानंद और विवेकानंद ने अच्छे जवाब दिए ब्रिटिशर्स को, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी पर अच्छे जवाब दिए विवेकानंद ने, अच्छे जवाब। जब विवेकानंद वहां पहुंचे तो शिकागो में उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और लोगों को बता दिया कि भारतीय सभ्यता में कितना दम है। उनसे ही कहलवाया हमने, है ना। तो ये परिवर्तन हुए बच्चों, लिखो। आफ्टर द 1857, ऐसे लिखो, ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1830 टू 1850, 1850 की जगह 1870 लिखना। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1830 टू 1870, Britishers started some social reforms, social religious reforms in India.
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1830 to 1870, Britishers started some social religious reforms in India. 1830 से 1870 के मध्य ब्रिटिशों ने भारत में कुछ सामाजिक सुधारों को भी प्रारंभ किया। सामाजिक धार्मिक सुधारों को भी प्रारंभ हुआ। बट आफ्टर दिस रिवोल्ट ब्रिटिशर्स बिकेम मोर रेशियल। परंतु इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश और अधिक नस्लीय हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड a new doctrine. British government introduced a new doctrine, idea of white man's burden. ब्रिटिश सरकार ने एक नई अवधारणा श्वेत व्यक्ति पर दबाव, श्वेत व्यक्ति पर दबाव, ब्रैकेट में हिंदी वाले भी, द व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी को प्रारंभ कर दिया गया। बताओ, हमें लगा रहे यार ब्रिटिश बेचारे कितने बढ़िया है, उन पर तो बड़ा दबाव है हमें शिक्षित करने का। हाँ, गेम होता है माइंड का भाई। हमें देखो, यदि किसी भी सभ्यता पर तुम बच्चों रूल करना चाहते हो, बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले उनका कॉन्फिडेंस तोड़ो। ठीक है, किसी भी समुदाय पर रूल करने के लिए उनका कॉन्फिडेंस सबसे पहले खत्म कर दो। चार लोगों के बीच में एक लड़का बैठता है, उसका कॉन्फिडेंस हिलाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उसकी कमियां निकालना शुरू कर दो। कैसे दिखते हो, है ना? ऐसे लगते हो जैसे अभी भूसे में से निकाल कर लाए गए हो, है ना? अन्य 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 प्रकार की चीजें उस पर थोपो, है ना? जब भी वो बात करे कि बात भी तुम्हारे बोलने का तरीका देखो यार तुम, और हंसने लगे क्या करके, बस बेचारा क्या हो गया, तनाव दबाव की स्थिति में पहुंच गया इतने में ही। बोला यार बड़ी कमियां हैं मेरे अंदर तो, जबकि करना क्या चाहिए? उल्टा, और कहना चाहिए मैं यूनिक पीस हूं इस दुनिया का, यूनिक पीस हूं, है ना? तो मैं हूं बस, और कौन है मेरे से सुंदर कोई है? अरे मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं यार। लिखो अगला पॉइंट, प्रोग्रेसिव एक्टिविज्म। प्रोग्रेसिव एक्टिविज्म वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में प्रगतिशील सक्रियता, भारत में प्रगतिशील सक्रियता प्रारंभ की गई। अब इसे हम डिफाइन यहां बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके। ठीक है, प्रगतिशील सक्रियता शुरू की गई। ठीक है बच्चों, ये ब्रिटिश के काम आ जाएंगे। और इसे न्यायोचित भी बता दो कि भारतीयों की सहायता से, भारतीयों के एफर्ट्स के बिना पॉसिबल नहीं थे। भारतीयों ने वहां भी एफर्ट्स किए, है ना? चलो ये हो गया। तो ये तो हो गया बच्चों सारा। अब हेडिंग लगाइए, रिवोल्ट ऑफ 1857, लास्ट हेडिंग है बच्चों ये। इन बिहार, बिहार में 1857 की क्रांति। बच्चों खंड खंड करके, तोड़ तोड़ कर, एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा कर दी। अब भी ना लिख पाए 1857 पर तो फिर कभी नहीं लिख पाओगे। अभी लिख देना चाहिए, बैठे बैठे ही लिख देना चाहिए कि नहीं? इतनी चर्चा कर चुके हैं, है ना? लिखो,
बिहार में 1857 की क्रांति। पहले स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट, क्या क्या लिखना है। भूमिका, कॉजेज, इंट्रोडक्शन, फिर कॉजेज, रीजन्स, सॉरी इंट्रोडक्शन, फिर मेरे प्यारे बच्चों कॉजेज, फिर बच्चों एक्सपेंशन कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, और फिर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ कुंवर सिंह, कुंवर सिंह की भूमिका, कुंवर सिंह की भूमिका, कुंवर सिंह की भूमिका। अब बच्चों इसमें कुछ बातों को जानना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि इंट्रोडक्शन की यदि बात करें बच्चों और कोजिज की बात करें ऐसे यदि हम बना लिया आप लोगों ने, जैसे हम बच्चों इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले हम भूमिका की बात करें, तो भूमिका में हम ये बताएंगे कि अन्य भारत के अन्य भागों की तरह ही बिहार भी विद्रोह से अछूता नहीं रहा। ठीक है, तो जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया है बच्चों, यानी कि सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि बिहार जो है वो जो प्रोमिनेंट एरियाज है, जो प्रोमिनेंट अफेक्टेड एरियाज है रिवोल्ट के लिए, उनमें शामिल है। उनमें शामिल तो कुछ ही भाग है ना बच्चों जो प्रोमिनेंटली अफेक्टेड है, जैसे कि बच्चों उनमें यूपी है, जैसे हरियाणा है बच्चों उनमें, जैसे दिल्ली के चारों ओर का क्षेत्र है यानी दिल्ली है, जैसे बच्चों बुंदेलखंड है। ठीक है, जैसे राजस्थान का कुछ भाग है बच्चों, बुंदेलखंड है बच्चों, और बिहार है। और यदि आप देखें बच्चों तो बिहार में क्रांति की मशाल उठाने वाले हैं कुंवर सिंह। लेकिन बिहार की दो तीन बातों को बहुत ध्यान से सुनो। तो बच्चों पहली बात तो सिमिलरली बिहार वाज ऑल्सो अफेक्टेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। समान रूप से बिहार भी 1857 की क्रांति से प्रभावित रहा। दूसरी बात, दूसरी बात बच्चों ये रहा, बिहार भी प्रभावित। दूसरा देखो, बिहार में पहले ऐसा कुछ हो रहा था क्या जिससे पहले से एकदम पहली वाली चीजों को उठाकर सीधा क्रांति से जोड़ दिया गया हो? एक घटना घट रही थी बच्चों बिहार में, वहाबी, पटना वाज द सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन बिहार। पटना सेंटर था वहाबी मूवमेंट का बिहार में। और बच्चों ये सबसे मजे की बात है कि 40 इयर्स तक रहा। 40 साल की अवधि बहुत ज्यादा होती है, और 40 साल तक वहाबी मूवमेंट का केंद्र बना रहा पटना। बना रहा का नहीं? लेकिन बच्चों ये जो वहाबी मूवमेंट है, ध्यान से सुनेंगे, वहाबी मूवमेंट जो है ये मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है बच्चों। क्या है ये? मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन है, मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, रिवाइवलिस्ट है बच्चों, रिवाइवल करना चाहता है। मुस्लिम मुस्लिम पुनरुत्थान या सुधारवादी आंदोलन कह ले बच्चों आप इसको। अब बच्चों यहां पर एक शब्द है रिवाइवलिस्ट, यानी कि पुनरुद्धार करना। पुनरुद्धार का मतलब होता है बच्चों कि पहले वाली जो व्यवस्थाएं हैं, ध्यान से सुनना सुनना, पहली वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनको वापसी के साथ फिर से स्थापित कर दे, इसको कहते हैं पुनरुत्थानवादी स्थिति। जैसे आर्य समाज, एग्जाम्पल दे रहे हैं, दयानंद सरस्वती सेड दैट बैक टू वेदाज एंड वैदिक कल्चर। क्या कहते हैं? वेदों की ओर लौटो और वैदिक संस्कृति की ओर लौटो। वेदों में सारा ज्ञान विद्यमान है, वेदों का प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो वो वैदिक सभ्यता को फिर से लौटा ले आना चाहते हैं, लौटाना चाहते हैं, चाहते कि नहीं? अतीत में फिर से जाने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ दयानंद सरस्वती चूंकि प्रोग्रेसिव थिंकर है बच्चों, तो वो ये भी कहते हैं कि भले ही तुम अतीत को लौटा लाना, लेकिन भारत में जो बुराइयां हैं उनसे जरूर लड़ना। तुम विधवा पुनर्विवाह पर रोक की बात मत करना, तुम चाइल्ड मैरिज की बात मत करना, साथ में तुम महिला यानी विमेन एजुकेशन की बात करना।
करोगे कि नहीं? चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल नकार देना और आइडल वर्शिप को बिल्कुल नकार देना, उससे ऑर्थोडॉक्सिज्म खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, क्या खत्म हो जाएगा? ऑर्थोडॉक्सिज्म। तो पुनरुत्थानवादी वाले में भी बच्चों दो विशेषताएं होती है, एक कुछ सुधार के साथ चीजों को आगे बढ़ाएंगे, साथ में पुरानी जो कल्चर है हमारी उसको रीस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे, फाउंडेड करने का प्रयास करेंगे। अब ये रिवाइवलिस्ट है, तो ये जो वहाबी मूवमेंट, अब समझ गए? अब जो वहाबी मूवमेंट है बच्चों, वहाबी आंदोलन में यही खास बात है कि वहाबी आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, वो बच्चों दो उद्देश्य है। पहली बात, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ देना, अबोलिशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को क्या कर देना? उखाड़ देना बच्चों। दूसरा ये करना है भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना कर देना, फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर अगेन। यानी कि उन्हें इस बात की दिक्कत है कि जो इस्लामिक एम्पायर भारत से खत्म हुआ वो पाश्चात्य प्रभाव के कारण हुआ। जड़ में जाओ बच्चों, किसके कारण हुआ? पाश्चात्य प्रभाव, क्योंकि वेस्टर्न जो कल्चर का प्रभाव आया, वेस्टर्न एम्पायर का प्रभाव आया बच्चों, उसके कारण ये समस्या हुई। वेस्टर्न एम्पायर से दो चीजों में दिक्कत हुई, वहाबीज कहते हैं कि पहली बात तो उन्होंने हमारी कल्चर को बहुत प्रभावित कर दिया, ब्रिटिश कल्चर घुस गई, पहले तो हमें उसे साफ करना पड़ेगा और इस प्रभाव को खत्म करना पड़ेगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम रिलीजन, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, इसकी जड़ कहाँ है? फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो उसको उखाड़ना पड़ेगा। अब 1820 टू 1870 लगभग ये कहीं कहीं छिटपुट ये चलता रहा। अब 1820 से लेकर भारत में ही रहा, और पटना बच्चों, मुझे की बात यह है कि पटना लगभग 40 साल तक इसका केंद्र बना रहा। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1855-56 ब्रिटिशर्स क्वेल्ड वहाबी मूवमेंट इन बिहार। ब्रिटिशों ने वहाबी आंदोलन को सप्रेस कर दिया बच्चों। क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। और जो वहाबी आंदोलन के अनुयायी थे बच्चों, समर्थक थे, सपोर्टर ऑफ वहाबी मूवमेंट, ये सारे के सारे द रिवोल्ट ऑफ 1857 से जुड़ गए, लिंक हो गया दोनों। नहीं समझे? वहाबी आंदोलन के बहुत सारे लोग किससे जुड़ गए कि ये भाई एक बड़ी क्रांति आ रही है, बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये है ना, एक बड़ा विद्रोह हो रहा है, तो इससे जुड़ जाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं उसमें भी तो भारतीय राज्य की स्थापना ही थी, तो वो कहते थे कि भारतीय राज्य की स्थापना है तो भारत में तो मुस्लिम प्रमुख अवस्था में रहे थे, हमें कम से, तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 से वो जुड़ने लगे। तो इस तरीके से बच्चों बिहार में प्रसार होने लगा। लेकिन बिहार में घटना ये घटी बच्चों, सबसे बड़ी घटना ये घटी कि बिहार में कुंवर सिंह जब तक एंट्री नहीं करते बच्चों, तब तक सारी बात फीकी ही है। कुछ घटनाओं का जो एक्सपेंशन है बच्चों, वो इस तरीके से चलता है, एक्सपेंशन, विस्तार ऐसे चलता है बच्चों। जैसे पहली घटना बच्चों 12 जून 1857 की होती है, और ये घटना बच्चों देवघर डिस्ट्रिक्ट की है, रोहिणी गांव की। ये आजकल कहां पड़ता है? झारखंड में। डिस्ट्रिक्ट की है बच्चों, और रोहिणी विलेज है। वहां पर बच्चों एक जो कैंट है, उसमें उसमें बच्चों एक रेजिमेंट है जिसका नाम है 32 रेजिमेंट्स। ठीक है, ये रेजिमेंट्स है बच्चों, और इसमें चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर स्थिति भयावह हो गई। और यहां पर बच्चों कहते हैं, यहां पर घटना क्या घटी, यहां पर इस रेजिमेंट के विद्रोह को दबाया गया, और थ्री जो रिबेल्स थे, थ्री जो रिबेल्स थे बच्चों, उनको फांसी पर लटका दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। और एक काम और किया ब्रिटिशों के द्वारा कि जो बच्चों 32 रेजिमेंट्स है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बदल दिया गया।
और इसे बदलकर बच्चों कहाँ ले गए, भागलपुर। ये तो उनकी अदाई थी बच्चों कि वो ऐसा करते थे, निर्वासन करते थे, हेडक्वार्टर बदल देते थे तुरंत, ताकि केंद्र बिंदु ना बन पाए और बढ़ ना पाए चीजें, यहीं रोकने का प्रयास करो इसको। साथ में 12 जून के बाद बच्चों फिर छोटी मोटी घटनाएं, जैसे वहां शांत हो गए आफ्टर 29 मार्च, है ना, और फिर 10 मई, सोच के देखो बच्चों, ऐसे ही यहां पर भी हो गया। 3 जुलाई तक चीजें जो है थोड़ी सी इसमें चली गई, इसमें चली गई, ठंडे बस्ते में चली गई। तो 3 जुलाई में बच्चों पटना में चीजें फिर से स्टार्ट होती है। 3 जुलाई में पटना में 1857 में पीर अली के नेतृत्व में, पीर अली के लीडर कौन है बच्चों, पीर अली, पीर अली के नेतृत्व में बच्चों शुरू होता है फिर से विद्रोह। पीर अली के नेतृत्व में फिर से विद्रोह शुरू होता है। और पीर अली, अब एट दैट टाइम द कमिश्नर ऑफ पटना वाज विलियम टेलर। कौन थे बच्चों, विलियम टेलर थे। अब इस समय विलियम टेलर जो है वो कमिश्नर है बच्चों पटना के। तो विलियम टेलर इसे सीरियसली लेते हैं, सीरियसली लेते हैं। और विलियम टेलर बच्चों विद्रोहियों को दबा करके विद्रोह को, 16 विद्रोहियों को फिर से मृत्युदंड देते हैं। दूसरी घटना, दूसरी घटना कनेक्ट कर गई, 16 विद्रोहियों को फिर से क्या दे दिया, मृत्युदंड। लेकिन अब एंट्री होती है तूफान की, ठीक है, और वे है वीर कुंवर सिंह। अब कुंवर सिंह से विलियम टेलर पहले से ही आतंकित था, तो उन्होंने ये सुझाव भी भेजा था कि आके हमसे मिलो, बातचीत करो। क्योंकि कुंवर सिंह ही ऐसे थे बच्चों जो लोकप्रिय भी थे, और वहां से विद्रोह हो गया, जमींदार है बड़े, और जमींदारी छीनी गई थी, तो विरोध में तो कभी भी खड़े हो सकते हैं। तो बुलावा दिया, लेकिन कुंवर सिंह पहुंचे ही नहीं, क्योंकि खिन्न थे ब्रिटिश साम्राज्य से। 25 जुलाई में बच्चों, 25 जुलाई में कहते हैं स्थिति बिगड़ने लगी, और कुंवर सिंह ने मात्र 1000 लड़ाकों के साथ, 1000 सोल्जर्स के साथ विद्रोह की स्थिति शुरू कर दी। और बच्चों कहते हैं वे छिटपुट घटना में विजयी तो नहीं हो पाए, लेकिन कहते हैं पहले से उनके महल पर जो है अधिकार कर लिया गया था, जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया गया था। लेकिन विशेष बात यह रही कि 25 से 30 जुलाई के बीच में बच्चों इन सैनिकों की संख्या बढ़ाकर उन्होंने 10,000 कर ली। कितनी कर ली, 10,000। और अब विलियम टेलर, अब उसे परेशानी होने लगी कि भाई 10,000 लोग जुड़ गए। और बच्चों अब उन्होंने 29 जुलाई में सेकंड फेज का एक बड़ा युद्ध कह सकते हैं शुरू कर दिया। तो बच्चों 29 जुलाई में, 29 जुलाई में एक अलग ही स्थिति पैदा हुई और भयंकर तरीके से युद्ध हुआ बच्चों। इसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में, कुंवर सिंह का। कुंवर सिंह ने ब्रिटिशों को धूल चटाई और भागने पर विवश कर दिया। इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, टू लीडर्स वर फॉलो द टेक्निक्स ऑफ गोरिल्ला वॉर। फर्स्ट कुंवर सिंह एंड सेकंड तात्या टोपे। दो योद्धा थे बच्चों जो भारत में उस समय किसको फॉलो कर रहे थे, गुरिल्ला वॉर को फॉलो कर रहे थे। एक तात्या टोपे और एक कुंवर सिंह, ये दो लोग थे। अब बच्चों इस युद्ध में कहते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं, जो ये 29 जुलाई वाला युद्ध हुआ, इसमें कुंवर सिंह ने गुरिल्ला वॉर पॉलिसी को लागू किया और ब्रिटिशों को हरा दिया और अपने महल पर कब्जा कर लिया। लेकिन बच्चों ब्रिटिश इतने भी हल्के कहाँ हैं। विलियम टेलर को पता चला और उसने कहा, फिर बड़ी सेना भेज दी। अब की बार उसने तोपों के साथ, ठीक है बच्चों, एक बड़ा तोपखाना भेजा उसने। और कहते हैं इस तोपखाने के साथ 2-3 अगस्त, ध्यान देंगे, 2-3 अगस्त में बच्चों फिर से शुरू हुआ एक और युद्ध। ये था थर्ड फेज। क्या था, थर्ड फेज। और इसमें बच्चों भारी कैनन्स का यूज किया गया। और बच्चों इसकी विशेषता ये रही कि ब्रिटिश डिफीटेड कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को इसलिए हरा दिया बच्चों। भारतीयों की एक विशेष कमी क्या है,
लैक ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ पर ध्यान करो वे सारी चीजें, ऐसे ही तो वर्ड्स बढ़ते हैं जब लिखते हो। लैक ऑफ रिसोर्सेस है कुंवर सिंह के पास में, संसाधन नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि उन्होंने ये ट्राई किया था, ही ट्राइड टू स्टेब्लिश मॉडर्न आर्सेनल, बट बच्चों कितना मॉडर्न आर्सेनल कर लेंगे वो स्थापित, पहले से ध्यान देना चाहिए था इस चीज पर, है ना। एग्जाम के दिन थोड़े ना आपकी सर आज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के गुण बताओ, कल एग्जाम है सर, भूमिका कैसे लिखूं, तो मैं कहूंगा ऊपर से कूद जा आज, ये बेहतर रहेगा तेरे लिए। तो ये क्या है, ये ब्रिटिश ने किसको हराया, कुंवर सिंह को, लैक ऑफ रिसोर्सेस, बस यहाँ पे गुरिल्ला वॉर पॉलिसी काम ही नहीं कर पाई। काम करेगी कैनन्स के सामने, बिल्कुल नहीं करेगी, काम ही नहीं कर पाई। और बच्चों कुंवर सिंह को छोड़ना पड़ा जगदीशपुर और भागना पड़ा। अब बच्चों ये जो फेज है, ध्यान से सुनो, ये जो फेज है ये बड़ा ही कष्टकारी है कुंवर सिंह के लिए। कहते हुए बेचारे इधर से उधर भागते फिर रहे हैं, महल जला दिया गया कुंवर सिंह का, पूरा महल जला दिया गया कुंवर सिंह का, और कब्जा कर लिया गया बच्चों जगदीशपुर पर। कुंवर सिंह निकल गए 80 साल की उम्र में। अब सोचो, लोग घुटने टेक देते हैं और लोग कहते हैं छोड़ो यार, टेलर से बात करते हैं बैठकर, है ना, कुछ रियायत कर दे, छोटी मोटी हवेली दे दे, है ना, कुछ पेंशन दे दे, काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही मेट टू नाना साहेब ऑफ कानपुर, और वह कानपुर से मिला, कानपुर के नाना साहेब से मिला बच्चों, और मिले, सॉरी सॉरी, मिले। तो कहते हैं उन्होंने वहां से सपोर्ट प्राप्त किया और कहा कि अब हम आगे कंबाइंडली विद्रोह को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बच्चों आपको तो पता है कंबाइंड कहाँ ब्रिटिश होने देते थे, है ना। ब्रिटिश के काल में यदि तुम कंबाइंड हो जाओ तो फिर ब्रिटिश कैसे, तो जानते थे कि फूट ही डालना, बहुत, जहां जहां अधिकार देकर तोड़ सकते हो तोड़ो, साम दाम दंड भेद सब नीतियां लागू करेंगे हम। तो उन्होंने ये होने नहीं दिया। लेकिन हमारे कुंवर सिंह भी कोई बहुत ज़्यादा हल्का व्यक्तित्व उनका नहीं था, और वे फिर से एंट्री करते हैं 22 मार्च में, कितना, 22 मार्च, 22 मार्च में बच्चों। और अब की बार चौथे चरण का युद्ध शुरू होता है, फोर्थ फेज। हाँ 1858 में पहुंच गए, अब 58 में पहुंच गए, और फोर्थ फेज स्टार्ट होता है बच्चों। और फोर्थ फेज में फिर से ब्रिटिशों को पराजित कर दिया किसने, कुंवर सिंह ने। और बच्चों लास्ट फेज स्टार्ट होता है। अच्छा अब की बार जो है, अब की बार बात कैनिंग तक पहुंच गई, जब ब्रिटिश हार गए तो। और कैनिंग ने कहा भाई ये कुंवर सिंह क्या बवाल है, ये कुंवर सिंह, इस कुंवर सिंह को देखो, सबसे पहले किसी भी सूरत में ये कुंवर सिंह नहीं बचना चाहिए। तो अब की बार जब भी उतरोगे तो इस भावना से उतरना है कि किसी भी स्तर पर कुंवर सिंह को खत्म करे। और लास्ट फेज स्टार्ट होता है बच्चों 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, और ये लास्ट फेज है कुंवर सिंह के साथ युद्ध का। और बच्चों भयंकर युद्ध शुरू होता है कुंवर सिंह के खिलाफ। 300 कमांडर्स होते हैं ना बच्चों, कमांडोज होते हैं जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कहते हैं इस युद्ध में 300 कमांडोज उतारे गए। सोचो, जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त था कि कैसे एक एक 10-10 20-20 को मार दे। और मजे की बात यह थी कि कुंवर सिंह ने इनमें से 270 को मार गिराया, 270 को मार गिराया। उनका लेफ्ट हैंड, ही हैड लॉस्ट हिज लेफ्ट हैंड। और बच्चों जब गंगा मैया को उन्होंने अर्पित कर दिया 26 अप्रैल में घायल होने के बाद बच्चों उनकी डेथ हो गई, और कैनिंग ने राहत की सांस ली। ठीक है, 1858 में उनकी डेथ हो गई बच्चों। लेकिन मजे की बात सुनिए, अभी भी झंडा जो है वो फहरा रहा था उस समय जगदीशपुर पर, किसका, स्वतंत्रता का। ये उनका ये उनका पारितोषिक था, ये उनका क्या था, इनाम था। ये उन्हें इनाम दिया गया था ईश्वर के द्वारा, अदम्य साहस के लिए, ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए दिया गया था कि नहीं। तो अब कैनिंग ने कहा
कि भाई बाल बाल बच गए। यदि 40 साल के होते, यदि 40 ईयर्स ओल्ड होते तो ईंट से ईंट बजा देते ब्रिटिश साम्राज्य के। ये कुंवर सिंह की भूमिका है। और ये है बच्चों 1857 में बिहार की भूमिका। ठीक है, अब इसको लिखें, समझ में आ गया। ये पूरा स्ट्रक्चर के माध्यम से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, पूरा कंप्लीट बिहार में कारण क्या है ये भी बताएंगे। 90% लोग बच्चों कृषक थे, है ना। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है, बिहार में 90% जो लोग थे वो कृषि समुदाय से जुड़े हुए थे। ये सब चीजें, जमींदारी, सामाजिक, ये सब कारण तो थे ही साथ में। अच्छा इसको देख लो, ये सारे स्ट्रक्चर हम फेजिज वाले स्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। बस आप लिखते हैं इसको, पहले लिखिए भूमिका, पहले लिखिए भूमिका, इंट्रोडक्शन। अरे समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों को भी दिखा दो, उनको भी समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में आई कहानी? अब इसे सिस्टमेटिक लिखना है। ठीक है, यही बिहार का योगदान, कुंवर सिंह की भूमिका योगदान भी है। ठीक है, लिखो बेटा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 अफेक्टेड बिहार ऑल्सो। 1857 की क्रांति ने अन्य क्षेत्रों की भांति, 1857 की क्रांति ने अन्य क्षेत्रों की भांति बिहार को भी प्रभावित किया, बिहार को भी प्रभावित किया। ये ये किसमें किसकी आत्मा बिल्ली हो गई है? लिखो अगला पॉइंट। लिखिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1820 टू 1856, पटना पटना वाज द सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट। उल्लेखनीय है कि 1820 से 1855-56 के बीच पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र बन गया था। वहाबी आंदोलन का केंद्र बन गया था। 1820 से 1856 के बीच पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, लिखिए। वी नो दैट वहाबी वाज ए मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। हम जानते हैं कि वहाबी एक मुस्लिम पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। हम जानते हैं कि वी नो दैट पटना वाज द सेंटर ऑफ, सॉरी, वहाबी मूवमेंट वाज द मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। हम जानते हैं कि वहाबी आंदोलन एक मुस्लिम पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, इसे लिंक करना पड़ेगा बच्चों से। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वहाबी मूवमेंट पर वहाबी आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। हाइफन देखिए, नंबर 1, रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ
इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक एम्पायर इंडिया, भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। नंबर 2, कंप्लीटली कंप्लीटली अबोलिशन ऑफ colonial rule, completely abolition of colonial rule, औपनिवेशिक शासन का पूर्णतः उन्मूलन, पूर्णतः उन्मूलन। ये बच्चों वो चाहते थे कि भारत में पहले तो ब्रिटिश साम्राज्य का उन्मूलन हो जाए, फिर भारत में इस्लामिक साम्राज्य की क्या हो जाए, स्थापना हो जाए। ये दो चीजें भारत में हो जानी चाहिए, ये दो चीजें भारत में हो जानी चाहिए। लिखिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1856 वहाबी मूवमेंट वाज सप्रेस्ड, वहाबी मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन बिहार, ब्रिटिशर्स इन बिहार। 1856 में ब्रिटिशों ने बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया। ब्रिटिशों ने बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया। आफ्टर दैट द सपोर्टर्स ऑफ वहाबी मूवमेंट, ब्रैकेट में सम वहाबीज, द सपोर्टर ऑफ वहाबी मूवमेंट, ब्रैकेट में सम वहाबीज, वर कनेक्टेड, वर पार्टिसिपेट, वर कनेक्टेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके पश्चात कुछ वहाबी, इसके पश्चात कुछ वहाबी, इसके पश्चात कुछ वहाबी 1857 की क्रांति से जुड़ने लगे। एंड वी सी द एक्सपेंशन, एंड वी सी द एक्सपेंशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। और हमने बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार देखा, 1857 की क्रांति का प्रसार देखा। लिखिए, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। लिखिए बच्चे, 1857 की क्रांति के बिहार में कारण, बिहार में 1857 की क्रांति के कारण, बिहार में क्या कारण थे स्पेशली, दो तीन चीजें। कुछ तो बच्चों यहाँ पे आपको राष्ट्रीय कारण जोड़ देने हैं, है ना, सैन्य कारण वही थे, है ना, बहुत सारे कारण वही थे। सामाजिक सहभागिता बच्चों यहाँ भी थी, सामाजिक सहभागिता से कोई बच पाएगा, सब जगह हो जाएगी, तो कुछ तो कारण वहां से जोड़ देना है। एक कारण स्पेशल ये बताना कि 90% जो बच्चों पीपल है बिहार के, वो सीधे सीधे रिलेट करते हैं एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से बच्चे जुड़े हुए थे। तो अब वे प्रभावित होंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम से, ब्रिटिशर्स की, किससे प्रभावित होंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से।
तो जिसके खिलाफ बच्चों वे विद्रोह की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कारण तो हम कल ही लिख पाएंगे, साथ में कल हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्लास और बढ़ा दें? ये बढ़ाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी, उस पर विचार हो रहा है। तुम लोगों की आत्मसंतुष्टि नहीं होती है ना? ये दिल मांगे मोर। ठीक है, तो तो ठीक है बच्चों, बढ़ा दी जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना। बट लेकिन अभी इतना जो है करते रहो। और ये विवेचना बच्चों बहुत शानदार हो गई है रिवोल्ट ऑफ 1857 की, और इस विवेचना को ऐसे ही करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन कल देंगे, कल देंगे एक साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन दे, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, सर को बुलाओ। थैंक यू। लिखिए बच्चों, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया। भारत में 1857 की क्रांति के प्रभावों को बताइए। अच्छा बच्चों, कल कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे प्रीवियसली, और आपको बताएंगे कि क्रिटिकली एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, साथ में रिव्यू कैसे करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ, भारत में 1857 के विद्रोह के प्रभावों की चर्चा कीजिए। शब्द लिखना है 350 में, बड़े वाला लिख लोगे? हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।